हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यू की वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में 10 वीडियोज हैं जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट को कवर करेंगी। इस सीरीज में अब तक हमने पॉलिटिकल थ्योरी को, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियाज के फॉरेन पॉलिसी के मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। दोस्तों, इन वीडियोज को सिलेबस के फास्ट रिवीजन के पर्पज से तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटी दी हुई है और जो सेकंड लिस्ट है उसमें उसके चेयरमैन दिए हैं जो उसको हेड कर रहे थे। तो स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के चेयरमैन थे जेबी कृपलानी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष या चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट है, ठीक ना। तो यहाँ पर स्टीयरिंग कमेटी जो चेयर की जाती थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के चेयरपर्सन थे वो जेबी कृपलानी थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कुछ पार्लियामेंट्री टर्म दिए हुए हैं और सेकंड जो लिस्ट है उसमें उसकी मीनिंग दी हुई है। तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। कट मोशंस क्या होती है? एक प्रकार की डिमांड्स होती है जिसमें बजट्स में जो फंड्स एलोकेशंस होते हैं उनको रिड्यूस करने की बात की जाती है। गुलोटिन क्या होता है? गुलोटिन होता है जब कोई भी पार्लियामेंट में जो डिबेट्स हो रही होती है उसको बंद करके उसको वोट के लिए जो तो रख दिया जाता है उस इशू को, तो वहाँ पर गुलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। वो उस प्रक्रिया को गुलेटिन कहा जाता है। डिवीजन होता है किसी भी प्रकार का जो डिसीजन है अगर नहीं पता चल रहा है या हाथ उठा के कि यस या नो पड़े हैं उसके पक्ष में वोट, तो वो वोट के द्वारा किसी मोड पर जो डिसीजंस है उसको ले जाने की प्रक्रिया को डिवीजंस कहा जाता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक प्रकार का रिक्वेस्ट होता है मेंबर्स के द्वारा जो पार्लियामेंट में होते हैं कि इंटरप्रिटेट करने के लिए या इन्फोर्समेंट करने के लिए कोई भी रूल ऑफ प्रोसीजर्स होता है या कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम है उनको इंटरप्रिटेट करने के लिए जो रिक्वेस्ट उठाई जाती है उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ए का सेकंड है, बी का थर्ड, सी का वन और डी का 5, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1। कट मोशन एक प्रकार की डिमांड है, रिड्यूस करने की बात की जाती है एलोकेशन ऑफ द फंड्स इन द बजट। ग्लोटिन जो है तो ब्रिंग द डिबेट टू क्लोज के लिए यूज किया जाता है। डिवीजन एक प्रकार का मोड है अराइविंग एट ए डिसीजंस। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक प्रकार का रिक्वेस्ट होता है इंटरप्रिटेशंस और इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल्स के लिए, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बार्ड द सेसेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द इंडियन यूनियन। तो इनमें से कौन सा जो है तो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किसी भी स्टेट को इंडिया से अलग होने पर रोक लगाता है? तो ये अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963। तो 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 के द्वारा एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को जो है तो जोड़ा गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के में। उसमें जोड़ा गया था इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और इसके द्वारा जो है तो किसी भी जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको इंडियन यूनियन से अलग होने का जो अधिकार है उसको छीना गया था, उस पर रोक लगाई गई थी, ठीक ना। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 19 में दिया गया है उसमें इसमें अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज without the permissions of house absent from the all meeting therefore more than a certain period the house may be declare his seat vacant। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी भी हाउस का हो, अगर वो बिना परमिशंस के कुछ सर्टेन पीरियड के लिए वो अब्सेंट रहता है तो उसकी जो सीट है उसको वैकेंट घोषित किया जा सकता है, खाली घोषित किया जा सकता है। तो ये जो ड्यूरेशन है वो क्या पीरियड होना चाहिए, किस सर्टेन पीरियड के लिए अगर वो अब्सेंट रहता है तो उसको उसकी जो सीट है उसको खाली घोषित कर दी जाएगी। तो ये है 60 डेज। अगर कोई भी मेंबर जो है वो 60 डेज तक बिना कोई कारण दिए, बिना बताए, अगर 60 दिन तक मेंबर हाउस से जो है तो गायब रहता है या एब्सेंट रहता है तो उसकी जो मेंबरशिप है या उसकी जो सीट है उसको वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो 60 डेज करेक्ट आंसर होगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 101 4 सब क्लास 4 में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द अटेम्प्ट टू कन्फर प्राइमेसी अपॉन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट वाज फाइल्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें से किस केस के द्वारा जो प्राइमेसी देने की बात की गई थी अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ओवर द फंडामेंटल राइट्स के, तो उसको जो हो तो खत्म कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स के द्वारा, किस केस के द्वारा? तो यह है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी नंबर ऑप्शन होगा। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किस ईयर्स में होता है, ये भी याद रखिएगा, 1980 में होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें प्राइवेसी देने की बात की गई थी, यानी प्राथमिकता देने की बात की गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ओवर द फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रूल्ड आउट कर दिया था मेजॉरिटी के द्वारा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको कुछ अमेंडमेंट दिए हुए हैं और जो लिस्ट सेकंड हुई है उस अमेंडमेंट का पर्पस दिया हुआ है, तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। 53rd अमेंडमेंट जो होता है ये इंसर्ट किया जाता है न्यू आर्टिकल 301G इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, नया आर्टिकल इंसर्ट किया जाता है। 61st अमेंडमेंट एक्ट जो होता है इसके द्वारा वोटिंग की जो एज है उसको 21 से घटा के 18 किया जाता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा म्यूनिसपैलिटीज पार्टीज को 3 टाइप की म्यूनिसपैलिटीज जो होती हैं उनको जोड़ा जाता है। और 79th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है इसके द्वारा एक्सटेंशन किया जाता है जो रिजर्वेशन होता है SC ST का और एंग्लो इंडियंस का हाउस ऑफ पीपल्स एंड स्टेट असेंबलीज में, उसको 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है रिजर्वेशन को SC ST का और एंग्लो इंडियंस का। ठीक ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्टली मैच हो जाएगा आपका ए का जो हो तो थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड और डी का फोर्थ, यानी आपका सी नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्टली मैच है। 53rd जो अमेंडमेंट होता है 1986 में होता है, इसके द्वारा न्यू आर्टिकल जो है तो इंसर्ट किया जाता है 371G, ये मिजोरम के लिए स्पेशल प्रोविजन इसमें जोड़ा जाता है। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में होता है और इसके द्वारा 21 साल की एज जो वोटिंग एज है तो उसको 18 साल किया जाता है। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आता है, इसमें जो है तो 3 टाइप की म्यूनिसिपैलिटीज को जोड़ा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A में। और 79th अमेंडमेंट एक्ट 1999 में आता है, उसके द्वारा रिजर्वेशंस को 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है SC ST और एंग्लो इंडियंस को लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें वो प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर दिए गए हैं उसको आपको करेक्टली मैच कराना है। तो प्रोविजन कंसर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो प्रोविजंस है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल्स में दिया गया है। ठीक ना। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन कहाँ पर दी गई है, तो ये पार्ट 17th में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द इंडिया, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 में दिया गया है। और द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन जो है वो चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 5th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्टली मैच जो हो जाएगा, ए का आपका जो है तो फोर्थ हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का आपका जो है तो थर्ड हो जाएगा, सी का सेकंड और डी का 1, यानी कि आपका यहाँ पर बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन। प्रोविजन कंसर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया, ये 6th शेड्यूल में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। जो लैंग्वेज दी गई है यूनियन की, ये पार्ट 17th में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ट्रेड एंड कॉमर्स पार्ट 13 में दिया गया है और एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन है, ये जो है तो चैप्टर 1 पार्ट 5th में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दिया गया है। तो किस पार्ट में क्या चीजें हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following can be chairman of the national human right commissions according to act। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक्ट आया था उसके द्वारा अनुसार जो है तो कौन जो है तो चेयरमैन बन सकता है ह्यूमन राइट कमीशंस का। तो ये कोई भी जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बन सकते हैं, या कोई भी जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसके अनुसार क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है तो यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक,
तो ओरिजिनल जो प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट आया था 1993 में, उसके द्वारा कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही जो है तो चेयरपर्सन बन सकता था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। लेकिन 2019 में 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा अब यह प्रोविजंस जोड़ गया है कि कोई भी जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो भी एलिजिबल होंगे अपॉइंटमेंट के लिए चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन के लिए। ठीक, ये 2019 में अमेंड हुआ था, इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए प्रोविजन नॉट बीन एक्सप्लिसिटली स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा प्रोविजंस जो है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है? इंटर स्टेट काउंसिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ऑल इंडिया सर्विसेज भी है, और कंटीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया, इस सभी को जो है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। तो ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। इसका गठन जो हो तो इस्टेब्लिशमेंट होता है एक रेजोल्यूशन के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1952 में जो तो जारी किया जाता है। ठीक, बाकी जो प्रोविजंस है जैसे इंटर स्टेट काउंसिल, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में मेंशन है, याद रखिएगा इंटर स्टेट काउंसिल कहां पर है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो मेंशन है वो आर्टिकल 312 में मेंशन है, और कंटीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 267 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशंस दिया गया है, और सेकंड लिस्ट में आपको सिमिलरिटी दिए गए हैं वो अदर जो कॉन्स्टिट्यूशंस है विश्व के, तो किससे वो सिमिलरिटीज रखते हैं। तो जो प्रोविजंस जोड़ा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी से रिलेटेड, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया है? जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इंडिया गवर्नमेंट में, वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, यूके से। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ए का जो हो तो फोर्थ हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, ए का फोर्थ। इमरजेंसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको ए का फोर्थ में हो गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो ली गई है वो आपका जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है तो बी हो गया। ठीक, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, तो इमरजेंसी से जो रिलेटेड है वो आयरलैंड के सामने से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जिसको बीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके से लिया गया है, जिसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under the provisions of Indian constitutions, a community can be declared a minority community on the basis of। तो एक कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी किस आधार पे किस बेसिस पे जो है तो डिक्लेयर किया जा सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रोविजंस दिया गया है उसके अनुसार आपको बताना है। तो रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पे कोई भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी घोषित किया जा सकता है। ठीक ना, तो माइनॉरिटी जो टर्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 के अनुसार ये प्रोविजंस दिया गया है। ठीक ना, ये ग्रांट करता है प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। डोगरी इज इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डोगरी जो है तो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंट इन द लोकसभा बट नॉट राज्यसभा, तो ये निश्चित नहीं है, राज्यसभा में भी यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंटेटिव मिला हुआ है, हर यूनियन टेरिटरी को नहीं, लेकिन वो सर्टेन कंडीशंस पे मिला हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैव बीन प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट के ऊपर प्राथमिकता नहीं दी गई है, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज इन द यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग नहीं है। एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। डोगरी जो है तो 8th शेड्यूल में जोड़ा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये 92 अमेंडमेंट 92nd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंट करती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इनको प्राइमेसी नहीं मिली हुई है। ठीक, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है पहले यूनियन लिस्ट में था, लेकिन इसको इंक्लूड कर लिया गया है करेंट लिस्ट में। ठीक ना, तो अब वर्तमान में कहाँ है? कंकरेंट लिस्ट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? तो के आर नारायणन जो है तो फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया थे, इनका जो कार्यकाल रहता है 25 जुलाई 1997 से लेके 25 जुलाई 2002 तक रहते हैं। ये 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ स्पीकर्स दिए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। एन संजीवा रेड्डी जो है तो ये कब से कब तक रहते हैं स्पीकर, 1867 से लेके 1967 से लेके 1969 तक रहते हैं, फिर 77 में ये रहते हैं स्पीकर। शिवराज पाटिल उसके बाद आते हैं, फिर मनोहर जोशी आते हैं और फिर सोमनाथ चटर्जी जो है तो आपके स्पीकर आते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्टली क्रोनोलॉजिकल हो जाएगा, सबसे पहले 4, फिर उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और सबसे लास्ट में सोमनाथ चटर्जी। ठीक ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी नंबर ऑप्शन। सबसे पहले एन संजीवा रेड्डी रहते हैं, जिनका जो कार्यकाल रहता है वो 1967 से लेकर 1969 तक रहता है, फिर मार्च 1977 से 19 जुलाई 1977 तक रहता है। इसके बाद शिवराज पाटिल बनते हैं 1991 से लेकर 1996 तक रहते हैं। मनोहर जोशी जो है तो स्पीकर के रूप में 2002 से 2004 तक रहते हैं, और सोमनाथ चटर्जी जो है तो स्पीकर रहते हैं 2004 से 2009 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। लिस्ट 1 में जो है तो प्राइम मिनिस्टर्स दिए हुए हैं, और लिस्ट जो सेकंड है उसमें गवर्नमेंट्स दी हुई है, किस गवर्नमेंट्स के अंतर्गत वो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं। तो चंद्रशेखर जो रहे हैं ये नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में जो है तो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। देवगौड़ा जो है तो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट में जो है तो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए गवर्नमेंट्स के कोalitions में प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, और मनमोहन सिंह जो है तो यूपीए अलायंस के यूपीए के अलायंस में जो है तो गवर्नमेंट में वो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्टली मैच हो जाएगा, ए का आपका 4 हो जाएगा, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड, यानी सेकंड नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्टली मैच है। चंद्रशेखर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स, देवगौड़ा यूनाइटेड फ्रंट में, अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए में और मनमोहन सिंह यूपीए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए डिस्प्यूट बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ओवर एन ऑर्डिनरी बिल द केस इज रेफर टू। अगर दो हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट में कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है ऑर्डिनरी बिल पर, तो केस कहा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, कि ज्वाइंट सिटिंग हो गया दोनों हाउसेस का, या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया के पास। तो ज्वाइंट सिटिंग होती है अगर दोनों हाउसेस में कोई भी डिस्प्यूट्स होता है किसी भी बिल को लेकर। तो यहाँ पर सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ये जो प्रोविजंस दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में दिया गया है, अगर दोनों हाउसेस के बीच डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट हो जाता है किसी ऑर्डनरी बिल के लिए, तो उसको ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, आपको इनको मैच कराना है। लिस्ट 1 में आपको आर्टिकल्स दिए हुए हैं, और जो लिस्ट सेकंड है वो इंस्टीट्यूशंस या कमीशन से रिलेटेड है, आपको उनको करेक्टली मैच कराना है। आर्टिकल 148 जो है तो ये आपका सीएजी से रिलेटेड है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। आर्टिकल 280 में आपका फाइनेंस कमीशन दिया हुआ है। आर्टिकल 315 में आपका जो है तो यूपीएससी के बारे में दिया हुआ है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्टली मैच होगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होता है यहाँ पर करेक्टली मैच है। आर्टिकल 148 में सीएजी के बारे में दिया हुआ है, 280 में फाइनेंस कमीशन, 350 में यूपीएससी के बारे में, और 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, आपको बताना है कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियन, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है और वायलेंस से दूरी बना के रखना है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एंड एज केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स के बीच के जो बच्चे होंगे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी जिम्मेदारी है। ये सभी जो है तो ड्यूटीज है हमारी, ठीक ना। टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं दिया गया है, ये डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आर्टिकल 40 में दिया गया है, ठीक ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में जो है तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दिया गया है। इसमें जो है तो पंचायती राज वाला जो प्रोविजंस है वो नहीं आता, वो आपके डीपीएसपी में आता है जो पार्ट 4 का हिस्सा है, और ये आर्टिकल 40 में मेंशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन जो है तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर्स है। सेकुलर करेक्टर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी है, और फेडरल करेक्टर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी है। थर्ड नंबर जो है तो डिवीजन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स में आपका नहीं आता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1 2 3 1 2 4, यानी कि आपका फोर्थ नंबर डी नंबर ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो केशवानंद भारती केस जो 1973 में होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें आपका रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और भी बहुत सी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत इंक्लूड की जाती हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो डिविजन्स है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री प्रोसीजर द टर्म गुलोटिन मींस दैट द स्पीकर। तो जो गुलेटिन टर्म है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि कोई भी जो बिजनेस है उसको स्टॉप कर दिया जाए, डिबेट्स जो है उसको स्टॉप कर दिया जाए, और मैटर्स को जो है तो वोटिंग के लिए रख दिया जाए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है तो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा उसका फीचर्स नहीं है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी ये जाना जाता है एक्ट। तो इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स एट द सेंटर्स में जो तो द्विसदनात्मक जो लेजिस्लेचर है उसको बनाया जाता है, सही है, लोकसभा और राज्यसभा को। लेजिस्लेटिव असेंबली टू हैव एन इलेक्टेड मेजॉरिटी, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसको इलेक्टेड मेजॉरिटी होती है उसमें, वो भी सही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इनेबल टू मूव अ रेजोल्यूशन ऑन बजट, तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है उसको रेजोल्यूशन जो तो मूव कराने के लिए जो शक्ति है या इनेबल्स नहीं किया जाता, ये यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का पार्ट नहीं था। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू एक्सटेंडेड तो सिख कम्युनिटी के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है तो बढ़ाया गया था सिख कम्युनिटीज के लिए, ये बात सही है। तो यहाँ पर आपका थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है देख लेते हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जोड़ा गया था सेंटर में। लेजिस्लेटिव असेंबली एक इलेक्टेड मेजॉरिटी होती थी, लेकिन लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसको इनेबल नहीं किया गया था रेजोल्यूशंस जो बजट में है उसको मूव कराने के लिए। ठीक ना। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिखों के लिए बढ़ाया गया था, ये बात सही है। ठीक ना। 1909 के जो एक्ट था उसके द्वारा मुस्लिम को जो तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was the forest and protections of wild animals shifted from the state to concurrent list। तो आपको बताना है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फॉरेस्ट ऑफ प्रोटेक्शंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जो सब्जेक्ट है इसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाता है, इसके द्वारा जो तो चेंज किया गया था फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको हाई कोर्ट से संबंधित कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, और सेकंड लिस्ट में जो है तो कौन से आर्टिकल्स है वो आपको करेक्टली मैच कराना है। कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, ये आपका आर्टिकल 231 में दिया गया है। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, ये आर्टिकल 228 में है। अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस, ये आर्टिकल 233 में है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ जो हाई कोर्ट्स हैं, ये जो प्रोविजंस है ये आर्टिकल 229 का पार्ट है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका नंबर ए का जो हो तो थर्ड होगा, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का वन, यानी फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्टली मैच है। कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स के लिए आर्टिकल 231 में दिया गया है। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 228 में दिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 233 में दिया गया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस है हाई कोर्ट का उसका उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 229 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कमेटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको कुछ कमेटीज दी हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कोठारी कमेटी 1964 में बनती है, सबसे पहले 1964 में।
और सतीश चंद्रा जो कमेटी होती है 1989 में बनती है। होता कमेटी आपकी 2004 में बनती है। और योगेंद्र के अलग कमेटी जो है तो 2001 में आपकी बनती है, गठित होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्टली मैच हो जाएगा सी ए डी बी यानी आपका जो करेक्ट आंसर है सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्टली हो जाएगा। कोठारी कमेटी 1964 में, सतीश चंद्रा कमेटी 1989 में, योगेंद्र के अलग कमेटी 2001 में और होता कमेटी जो बनती है वो 2004 में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कुछ सिस्टम्स दिए हुए हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें किस आर्टिकल्स में मेंशन है आपको उनको करेक्टली मैच कराना है। इलेक्टोरल जो सिस्टम्स होता है आर्टिकल 324 से 329 में दिया गया है। सर्विस अंडर द यूनियन और स्टेट्स के बीच ये आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 308 से 323 में दिया गया है। पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल है 243 से 243 ओ में दिया गया है। और जुडिशियल जो सिस्टम है यूनियन लेवल में वो आर्टिकल मेंशन है आर्टिकल 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स। तो यहाँ पर आपका करेक्टली मैच जो हो जाएगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन और डी का सेकंड, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्टली मैच है। इलेक्टोरल सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से 329 में दिया हुआ है। सर्विस अंडर द यूनियन और स्टेट पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 308 से 323 में दिया है। पंचायती राज से संबंधित जो प्रोविजन है 243 से 243 ओ में दिया गया है जो पार्ट 10 में है। और जुडिशियल सिस्टम एट द यूनियन लेवल जो पार्ट 5 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है आर्टिकल 124 से 147 तक मेंशंस है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया से मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 MCQs का सीरीज। ये वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।